हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अभिनंदन एकेडमी के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में, जिसमें कि हम आर्मी जीडी के जो पेपर होंगे उसका हम प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं जो अग्निवीर के हैं। उसमें हमने 2 सेट कंप्लीट कर चुके हैं। आज इस बुक का तीसरा सेट कंप्लीट करेंगे, जिसमें कि 50 सेट है। वो सारे सेट इस चैनल पर हम आपको करवाएंगे। तो आपको क्या करना है, सिस्टमेटिक तरीके से पूरे वीडियो कंप्लीट देखना है। और साथ में थ्योरी के भी वीडियो इस चैनल पर डल रहे हैं, जिससे भी आप आपकी चैप्टर वाइज थ्योरी कंप्लीट कर सकते हैं। रीजनिंग की, मैथ्स की और साइंस के पहले से डले हुए हैं, जिससे आप साइंस अपना कंप्लीट कर सकते हैं। तो इसमें 50 क्वेश्चन रहेंगे। सेट नंबर 3 रहेगा ये 50 क्वेश्चन का। आज की क्लास में हम इसका पहले करने वाले मैथ्स, उसके बाद में हम देखेंगे इसमें जीके और साइंस के क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन मैथ्स का हम करेंगे। जैसे क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, 12 और 30 का 12 और 30 का तीसरा अनुपात और 9 और 25 अनुपातिक, तीसरा अनुपातिक और 9 और 25 का मध्य अनुपातिक का अनुपात ज्ञात कीजिए। मध्य अनुपातिक का अनुपात ज्ञात कीजिए। अनुपात ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन में थोड़ा सा क्या घुमाया है, पहले 12 और 30 का हम तीसरा अनुपातिक निकालेंगे, और फिर 9 और 25 का मध्यानुपातिक निकालेंगे, और फिर दोनों के बीच अनुपात ज्ञात करेंगे। तो 12 और 30 का मध्यानुपात निकालने का जो फार्मूला होता है, जैसे ये बी, ये ए है और ये बी है, तो इसका हम वर्ग करते हैं और इससे भाग देते हैं, तो क्या आ जाता है, इसका तीसरा अनुपात आ जाता है। तो 30 गुणित 30 वर्ग का मतलब, और बटे में क्या लिखेंगे, 12। ये तो क्या आ जाएगा, इसका तीसरा अनुपात। और मध्यानुपाती निकालने के लिए फार्मूला होता है अंडर रूट में a इंटू बी। तो 9 और 25 का मध्यानुपात निकालेंगे। इसको अगर सोल्व करें तो 6 दूनी 12 और ये 6 पंच 30, 2 से ये कट जाएगा 15 बार में, 15 5 कितना हो जाएगा, 75। और ये 25 9 225, 225 का वर्गमूल हो जाएगा कितना, 15। या फिर 3 का वर्गमूल, 9 का 3 और 25 का 5, 5 3 15 करेंगे, ये आ जाएगा। ये हो जाएगा 15 एकम 15, 15 5 75। तो इसका आंसर हो जाएगा 5:1। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर दूसरा रहेगा मैथ्स का। यदि 36 पुरुष एक काम को 25 घंटे में कर सकते हैं, 25 घंटे में कर सकते हैं, तो 15 पुरुष यहां काम कितने घंटे में करेंगे? 15 पुरुष यहां काम कितने घंटे में करेंगे? अब देखो क्या है, 36 पुरुष किसी काम को कितने 25 घंटे में कर सकते हैं, तो यहाँ पे वही MDH वाला फार्मूला लगेगा। जिससे कितने पुरुष है, 36, और कितने घंटे में, 25 घंटे में किसी काम को कर सकते हैं। यहाँ पे दिन नहीं दिया है तो हमने डायरेक्ट वही घंटा रखा, बटे में एक काम है ना, एक काम को कर सकते हैं। तो वही कितने पुरुष, 15 पुरुष उस काम को कितने घंटे में करेंगे, उसको हमने x मान लिया, और बटे में वही काम है, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। और इसको अगर सोल्व करें तो 5 25, 5 3 15, 3 से कट जाएगा कितने बार में, 12 बार में, और 12 5 60। तो मतलब कितने घंटे में कर देंगे वो, 60 घंटे में। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले आपको सोल्व करना है और अपना आंसर निकालना है, उसके बाद ही इसका सॉल्यूशन आपको देखना है। क्वेश्चन है अगला, तीसरा क्वेश्चन, पहली 7 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत। पहली 7 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात करें।
क्या है, पहली 7 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात करें। तो पहली 7 प्राकृत संख्या बोले तो 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग। अब इनके सबके वर्ग निकाल के हम प्लस करेंगे और जितनी संख्या उनसे भाग दे देंगे। और इसके वर्गों के योग के लिए एक फार्मूला होता है वैसे, n प्लस 1 और बटे में ये प्लस 2n प्लस 1 और बटे में 6। n की जगह पे 6 रखेंगे, 6 और 1 कितना हो जाएगा 7, और यहाँ पे 6 दूनी 12 और 1 कितना हो जाएगा 13, बटे में आ जाएगा 6। तो 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 13 7 91। तो ये इनका योग हो गया, जो कि आप बेसिक से भी करोगे। अब यहाँ पे तो कम संख्या थी तो आप इससे डायरेक्ट कर लोगे, परंतु अगर ज्यादा दे तो इस फार्मूला का उसमें यूज करना है योग करने के लिए। डायरेक्ट कैसे कर सकते थे, 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, सबको प्लस करेंगे तो वो 90 बना जाएगा। पर हमसे योग नहीं पूछा था, इनका औसत पूछा था। तो जितनी संख्या उनसे भाग दे देंगे, 6 संख्या 6 से इसको क्या करेंगे हम भाग दे देंगे। कितना हो जाएगा 6 कम 6 और फिर कितना बच जाएगा यहाँ पे बच जाएगा हमारे पास कितना 3। तो कितना हो जाएगा 30, 6 5 30, फिर कितना बच गया यहाँ पे 1। तो फिर 6 से भाग जाएगा एक बार में, और फिर कितने बच गए यहाँ पे 3। तो वो हो जाएगा फिर कितना 30, और ये हो जाएगा 6 चूंकि 24, तो 15.14 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, या फिर हमने कुछ मिस्टेक हुई है। पहली 7 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात करें। योग कितना हो जाएगा 6 दूनी 12 है ना, और 1 13, सबका योग करके हम देखते हैं क्योंकि आंसर अलग आ रहा है इसका। 5 और 9 कितना हो जाएंगे 14, 14 और ये कितना हो जाएंगे 30। अच्छा, हमने 6 संख्या लिखी है, जबकि कितनी पहली 7 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग है। मतलब यहाँ पे एक और संख्या हमें लेनी पड़ेगी, और कितना यहाँ पे अगर इनकी जगह पे इससे हम योग निकाले तो कितना होगा 7, और ये कितना हो जाएगा 7 और 1 8, इन इसमें रखेंगे तो, और यहाँ पे 7 दूनी 14 और 1 कितना हो जाएगा ये 15 होगा, और बटे में कितना है 6 है। इसको हम काटे तो कितना हो जाएगा, ये कटेगा 2 तिया 6 और ये 2 चुक 8 और ये 3 से कट जाएगा 3 5 15, तो कितना हो जाएगा ये 5 चुक 20, और 20 का गुना इसमें कर देंगे तो 140, मतलब 140 योग आएगा। इन सबका अगर हम जोड़ें तो कितना आएगा 140, ये 49 हो जाएगा, सबको प्लस करने पे 140। और कितनी संख्या है ये 7, 7 से भाग दे देंगे तो औसत आ जाएगा, मतलब औसत कितना आएगा 20 आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 20। इस टाइप से कितने ही क्वेश्चन बन सकते हैं। पहली 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात करें तो वो भी हम निकाल सकते हैं, कोई सा भी क्वेश्चन इस टाइप से बने तो। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। कितना दिया है, क्वेश्चन दिया है 4th क्वेश्चन में 343 गुणित 343 फिर गुणे में 343 माइनस 113 मल्टीप्लाई क्या है 113 मल्टीप्लाई 113, और बटे में क्या आ जाएगा 343 मल्टीप्लाई 343 प्लस 343 इंटू 113 और प्लस 113 इंटू 113। अब इस क्वेश्चन का अगर हम पैटर्न देखें तो ये इस टाइप का है, a इंटू ए माइनस b इंटू बी, बटे में क्या है a इंटू ए प्लस b इंटू बी और प्लस b इंटू बी। मतलब फार्मूला जो होता है a का क्यूब माइनस b का क्यूब बटे में a का स्क्वायर प्लस a इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर। अब यहाँ पे इस a के क्यूब प्लस b का क्यूब का एक फार्मूला होता है a माइनस बी और ब्रैकेट में a का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। और बटे में क्या है a का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, तो ये तो पूरा कट जाता है, तो सिर्फ a माइनस बी करना है। तो इस सवाल में भी हमें वही करना पड़ेगा, a की जगह पे 343 माइनस b की जगह पे क्या है 113, ये घटा देंगे यहाँ पे तो करेक्ट आंसर आ जाएगा। 4 में से 1 गया कितना बचा 3, और यहाँ पे क्या 230, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 230। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अड़सठ 621 में कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए, में कौन सी सबसे
संख्या जोड़ी जाए, संख्या जोड़ी जाए कि इसका योग एक पूर्ण वर्ग बने, कि इसका योग एक पूर्ण वर्ग बने, पूर्ण वर्ग बने। अब जैसे कि इसके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है ए, दूसरा ऑप्शन है बी में, ए ऑप्शन में 4 दिया है, बी में 5 दिया है, और सी में कितना दिया है 6, और डी में कितना दिया है 8। तो इसमें देखो ये जैसे ही हम जोड़ेंगे कितना 4, तो ये हमें पता चलेगा क्या हो जाएगा 68,0625 हो जाएगा, जो कि एक पूर्ण वर्ग संख्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर संख्या है ये। तो मतलब वो संख्या क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी, 4 जोड़ने पे क्या हो जाएगा इसका संख्या हो जाएगी, ये पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दस वर्षों में एक ही आयु, 10 वर्षों में एक ही आयु, बी की आयु 10 वर्षों में एक ही आयु, बी की 10 वर्ष पूर्व की आयु से, बी की 10 वर्ष पूर्व की आयु से दोगुनी होगी, से दोगुनी होगी। अगर ए अभी बी से 9 वर्ष बड़ा है, अगर ए अभी बी से 9 वर्ष बड़ा है, तो बी की वर्तमान आयु ज्ञात करें, तो बी की वर्तमान आयु ज्ञात करें। क्वेश्चन को सोल्व करें, उसके बाद ही इसका सॉल्यूशन आपको देखना है। 10 वर्षों में ए की आयु, बी की 10 वर्ष पूर्व की आयु, 10 वर्ष पूर्व की आयु, बी की 10 वर्ष पूर्व आयु से दोगुनी होगी। अगर अभी ए बी से 9 वर्ष बड़ा है, तो बी की वर्तमान आयु क्या है। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को। जैसे हमने मान लिया क्या ए की अभी मतलब जो ए है बी से कितना 9 वर्ष बड़ा है अभी, तो हमने बी की उम्र अगर अभी की कितनी मान ली x है, तो ए की कितनी हो जाएगी, ए की हो जाएगी x प्लस 9। ठीक है, अब क्या बोला गया था क्वेश्चन में 10 वर्ष में ए की आयु, मतलब 10 वर्ष बाद ए की आयु कितनी हो जाएगी। यहां से अगर हम देखें तो इसकी हो जाएगी x प्लस, इसमें 10 प्लस करेंगे 19 हो जाएगी। 10 वर्ष में ए की आयु बी की 10 वर्ष पूर्व की आयु से, अब बी की 10 वर्ष पूर्व की आयु कितनी थी x माइनस 10, बी की 10 वर्ष पूर्व की आयु से दुगनी होगी, मतलब इसमें 2 का गुना करना पड़ेगा, उसकी दुगनी होगी इसकी 10 वर्ष बाद की जो आयु है ए की, वो बी की 10 वर्ष पूर्व की आयु से दुगनी होगी, मतलब ये इसके बराबर होगी। तो अब इसको सोल्व करेंगे और x का मान आ जाएगा। देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका अंदर गुना करेंगे पहले x प्लस 19 एज इट इज, ये हो जाएगा 2x और माइनस का 20, ये x उधर जाके माइनस हो जाएगा और ये 20 इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का। तो क्या हो जाएगा, ये इधर आके प्लस का होगा तो कितना होगा, ये तो x उधर जाके माइनस होगा, 2x में से x गया, x बचेगा और ये प्लस होगा तो कितना हो जाएगा 39, मतलब x का मान कितना आ गया 39। तो b की उम्र यहाँ पे क्या रखेंगे, b की कितनी होगी 39, और अगर a की ज्ञात करनी हो तो यहाँ पे कितना रख देंगे 39, 39 और प्लस 9 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 39 प्लस 9 कर देंगे तो कितना 48, तो a की आयु हो जाएगी 48। हमसे किसकी पूछी थी, बी की वर्तमान आयु क्या होगी, तो वो होगी 39, जिसका आंसर क्या हो जाएगा 39। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
इनमें से सबसे बड़ी संख्या है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या है मतलब कौन कौन सी में से, √2, क्यूब रूट 3 और फोर्थ रूट 4। इसमें पूछा हमें इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो इसको करने का तरीका क्या है, 2 की घात 1/2, 3 की घात 1/3, 4 की घात 1/4, इनका एलसीएम लेंगे कितना आएगा 12, यहाँ पे 12 का गुना, यहाँ पे 12 का गुना, तो कितना हो जाएगा 2 छंग 12, 3 चुक 12, 4 3 12, 2 की घात 6 मतलब ये हो जाएगा 64, और ये हो जाएगा 3 की घात 4 मतलब 81, 4 की घात 3 मतलब हो जाएगा कितना 64। तो हम देखें ये वाली संख्या 3√3 क्या हो जाएगी, इसमें सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, एक परीक्षा में 80% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, गणित में 85%, गणित में 85% और 75% दोनों में, और 75% दोनों में अगर 40 छात्र दोनों विषय में उत्तीर्ण हैं, अगर 40 छात्र दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हैं, 40 छात्र दोनों विषय में अनुत्तीर्ण है, तो कुल छात्रों की संख्या ज्ञात करें। तो कुल छात्रों की संख्या ज्ञात करें। अब इसको जिनने प्रतिशत की मैंने जो थ्योरी पढ़ाई है वो अगर कर रखी है अच्छे से कंप्लीट, तो उसमें सेम एज इट इज इसी टाइप के क्वेश्चन मैंने सोल्व करवाए हैं, बहुत आसानी से आप इसको कर सकते हैं। जैसा कि मैंने इसको वेन आरेख से करवाया है। अब यहाँ पे दिया दोनों में, ये दोनों का होता है, जैसे काय काय का बोला है अंग्रेजी और गणित, इंग्लिश, और ये हो जाएगा मैथ्स, और ये दोनों का हो जाएगा ये वाला पोर्शन इंग्लिश प्लस मैथ्स। अब दोनों में कितने हैं 75%, टोटल कितना परसेंट मान लेके चलते हैं हम 100%। एक परीक्षा में 80% छात्र किसमें अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, तो देखो टोटल अगर 80 अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए हैं और 75 किसमें हुए, ये 75% दो, इसमें ये जो 75% है इसमें इंग्लिश वाले भी है और मैथ्स वाले भी है। अब यहां से अगर 80 में से 75 हटा दें तो 5 ये हैं केवल इंग्लिश वाले, 5% कौन से हो जाएंगे केवल इंग्लिश वाले, केवल इंग्लिश अंग्रेजी वाले। अगर हम यहां पे देखें इधर गणित में कितने 85, तो 75 दोनों मतलब 75 ऐसे हैं जो गणित भी है और अंग्रेजी भी, तो अगर 75 इसमें आ गए हैं तो बचे कितने, 85 में से हटा देंगे तो 10% केवल मैथ्स वाले हैं, ये केवल मैथ्स वाले हैं। अब यहां पे अगर हम इनको प्लस करें 75 और 5 कितने हो जाएंगे 80, 80 और 10 कितने हो गए 90, मतलब 90% ये सारे उत्तीर्ण वाले हो गए 100% में से। टोटल अपने आप में 100% होता है, 100% में से 10% क्या हो गए, सॉरी 90% क्या हो गए उत्तीर्ण, तो 10% अनुत्तीर्ण बचे। अब अगर हमने टोटल क्या मान के चले कि 1 से थे, अब 1 से का 10% अनुत्तीर्ण हुए और टोटल 90% क्या हुआ उत्तीर्ण। अनुत्तीर्ण की संख्या हमें कितनी दी थी 40, 10% की वैल्यू 40 है, यहां से प्रतिशत हटाएंगे बटे में 100 लगाएंगे, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 10 का गुना उधर जाके हो जाएगा कितना हो जाएगा 400। तो क्या हो जाएगा ये, इसका जो आंसर होगा कितना हो जाएगा 400, मतलब कुल जो छात्र हैं वो कितने हैं 400 है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा ये सवाल, है ना। यहाँ तक मेन ये निकालना जरूरी था कि अनुत्तीर्ण कितने परसेंट हुए, और 10% की वैल्यू हमें कितनी दी थी, 10% की हमें वैल्यू दी थी 40, है ना। अतुर्ण जो अनुत्तीर्ण हुए उनकी संख्या दी थी, और हमें बताना था टोटल कि कुल कितने विद्यार्थी थे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6.46 का
आंशिक रूप क्या है? आंशिक रूप 6.40 का आंशिक रूप क्या है? हेलो। हाँ, नहीं नहीं, आज नहीं लगी क्लास है। ठीक हो। क्वेश्चन है 6.46 का आंशिक रूप क्या है? तो 6.46 को हम क्या करेंगे, आंशिक भिन्न में बदलेंगे, मतलब यहां से पॉइंट हटाएंगे, बटे में 100, और यही ऑप्शन में दे रखा है, ये हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 2/3, 8/9, 64/81 और 10/27 का हमें ज्ञात करना है महत्तम समापवर्तक एचसीएफ। और जब भी भिन्नों का एचसीएफ बोले तो ऊपर की संख्या होगा तो एचसीएफ निकालना रहता है, और बटे की संख्या होगा क्या निकालना रहता है, एलसीएम। तो ऊपर की संख्या होगा, अगर हम एचसीएफ की बात करें तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 से सब कट रहा है ना। और अगर हम दूसरी संख्या ले तो उससे 2 नहीं कटेगा, तो क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा ऊपर का 2, और बटे में अगर हम इनके एलसीएम की बात करें तो वो 81 हो जाएगा, क्योंकि 81 सबसे घटेगा। यहाँ पे 2 से ये सब संख्याएं घटेगी, जो जिस संख्या से सब कट जाए दी गई संख्या, वो एचसीएफ होता है। और यहाँ पे जो हमें एलसीएम ले वो सभी संख्याओं से कटना चाहिए, जैसे 81 है तो 81 3 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा, 27 से भी कटेगा। तो 2/81 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कार 108 किलोमीटर, एक कार 108 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, की गति से चल रही है, तो 15 सेकंड में वह कितनी दूरी तय करेगी? तो 15 सेकंड में वहां कितनी दूरी तय करेगी, कितनी दूरी तय करेगी? अब 108 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अगर वो चल रही है, तो सबसे पहले तो उसको हम मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, और मीटर पर सेकंड में उसकी जो स्पीड है किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए उसको 5/18 से गुना किया जाता है। 18×5 = 90, 18×6 = 108 और 6×5 = 30। 30 मीटर पर सेकंड उसकी स्पीड आ गई मीटर पर सेकंड में। अब दूरी हमें ज्ञात करनी है, दूरी बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी आ गई, 30 मीटर पर सेकंड, टाइम कितना दिया था, 15 सेकंड। तो 15 क्या 45, मतलब 450 मीटर की दूरी तय करेगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी राशि पर प्रति वर्ष 8% ब्याज, प्रति वर्ष 8% ब्याज की दर से, ब्याज की दर 6 वर्ष के बाद, 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष के बाद साधारण ब्याज, साधारण ब्याज उस राशि का आधा है, उस राशि का आधा है। वह राशि है, वह राशि क्या है, वह राशि क्या है? तो क्वेश्चन क्या दिया गया है, किसी राशि पर प्रति वर्ष 8% ब्याज की दर 6 वर्ष बाद, साधारण ब्याज उस राशि का आधा है। 6 वर्ष के बाद साधारण ब्याज जो है उस राशि का कितना है, आधा है। वह राशि क्या है? तो 6 वर्ष का अगर हमने उस धन को क्या मान लिया,
जो एसआई का फार्मूला होता है क्या होता है, पी गुणित आर गुणित टी बटे में 100। ये साधारण ब्याज का फार्मूला होता है, और साधारण ब्याज क्या है, उस राशि का आधा। उस राशि को अगर हमने पी माना तो पी का आधा क्या हो जाएगा यहाँ पे, साधारण ब्याज। अब यहाँ पे रेट हमें क्या दी थी, रेट हमें दी है कितनी 8%, टाइम कितना दिया 6 वर्ष, बटे में क्या लगाएंगे 100, और ये कितना हो जाएगा यहाँ पे p बटे में 2, तो p से p कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, जो हमें ज्ञात करना है वो ज्ञात ही नहीं कर सकते, मतलब इसमें क्या है, डाटा अपर्याप्त है, क्योंकि सब कुछ इसमें कट रहा है। ऑप्शन हमें दिए गए थे, इसमें पहला ऑप्शन है 4800, फिर 6000, 8000 और एक अपर्याप्त जानकारी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, अपर्याप्त जानकारी है ना, डाटा अपर्याप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हमारे कॉन्सेप्ट ऐसे क्लियर होने चाहिए किसी भी चैप्टर के कि क्वेश्चन उसमें कैसे भी बने, तो सभी टाइप के क्वेश्चन हम कर पाए। अगर क्वेश्चन गलत दिया है तो वो भी हमें पता लगना चाहिए कि क्वेश्चन में कुछ डाटा मिसिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर एक वृत्त की त्रिज्या 75, एक वृत्त की त्रिज्या में, अगर एक वृत्त की त्रिज्या में अगर एक वृत्त की त्रिज्या में 75% की वृद्धि हुई, तो इसकी परिधि में कितनी वृद्धि होगी, तो इसकी परिधि में कितनी वृद्धि होगी। अब देखो, एक वृत्त की त्रिज्या में 75% की वृद्धि, मतलब जो 75% का अगर हम फ्रैक्शन बनाए तो बनेगा कितना, 3/4। अब यहाँ पे जो इसकी त्रिज्या है, मतलब R1 से R2 जो हुई है त्रिज्या 4 थी पहले, तो 4 में 3 की वृद्धि हो गई, मतलब कितनी हो गई, 7 हो गई। तो हमें बताना है उसकी परिधि। तो परिधि का फार्मूला होता है 2πr1 और 2πr2। ये पूरा तो कट जाना है, डिपेंड करेगा त्रिज्या पे। तो 4 से 7 हुई है, तो कितने की वृद्धि हुई यहाँ पे, 2 की, सॉरी 3 की। तो कितने की वृद्धि होगी, कितने परसेंट की वृद्धि होगी इसकी परिधि में, 3/4 ही रखेंगे। यहाँ से वृद्धि हुई है, इंटू वो 100 करेंगे तो 25, 12 घटेगा 25 या 75% की वृद्धि उसकी परिधि में होगी। अगर त्रिज्या में 75% की वृद्धि करेंगे तो उसकी परिधि में भी क्या हो जाएगी, 75% की वृद्धि हो जाएगी, परंतु क्षेत्रफल में ज्यादा होगी, क्योंकि क्षेत्रफल के लिए इसका वर्ग करना पड़ेगा 25, और 7 का वर्ग करेंगे 49। तो यहाँ पे देखेंगे कितने की वृद्धि हुई है क्षेत्रफल में, तो कितना हुआ, ये 4 ज्यादा और ये 2 ज्यादा, मतलब 24/25। यहाँ पे इंटू करेंगे हम किससे, 100 से, 25 चुके 100 और 24 चुके 96%। मतलब क्या हो जाएगा, अगर क्षेत्रफल का पूछते तो हमारा आंसर क्या होता, परिधि की जगह पे क्षेत्रफल पूछते तो 96% की वृद्धि हुई, परंतु परिधि वही रहेगी, 75% की वृद्धि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन दिया है। साइन थीटा बटे में कोस थीटा, साइन थीटा बटे में कोस थीटा बराबर हमें 1 दिया है, और पूछा है थीटा बराबर क्या होगा। तो अब यहाँ पे साइन थीटा और कोस थीटा का मान सेम किस पर होता है, तो हम बात करें किसका, साइन 45 का मान और कोस 45 का मान, दोनों का मान क्या होता है 1/√2, और इसका भी 1/√2। तो ये कैंसिल हो जाता है, 1 आ जाता है, मतलब यहाँ पे थीटा का मान क्या होगा, थीटा बराबर होगा कितना, 45 डिग्री। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा 45 डिग्री। अगला क्वेश्चन है जिसमें डायरेक्ट फार्मूला पूछा है आपसे। एक गोलार्ध का घुमावदार सतह क्षेत्र है, एक गोलार्ध का मतलब होता है अर्धगोला, गोलार्ध क्या हो जाएगा इसमें, अर्धगोला। तो अर्धगोले का घुमावदार पृष्ठ, मतलब ये वाला जो पृष्ठ रहेगा इसका, ये पूछा हमसे नीचे वाला एक घुमावदार। तो अर्धगोले का एक्चुअल में हमें वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बताना है, तो वो हो जाएगा कितना, 2πr²। अगर संपूर्ण पृष्ठ पूछते अर्धगोले का तो वो हो जाता 3πr², और गोले अगर आयतन पूछते इसका तो वो कितना होता है, 2/3πr³। अगर पूरे गोले का पूछते कि गोले का आयतन, तो 4/3πr³ होता है, और गोले का अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछते तो वो होता है 4πr²। तो ये याद रखने हमको फार्मूले, जो कि मैंने मेंसुरेशन में बहुत डिटेल में पढ़ा रखा है, जिसके 32 वीडियो डले हुए हैं, जिससे आप अपना मेंसुरेशन जो क्षेत्रमिति है बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हैं, जिससे तो आप कोई सी भी एग्जाम क्लियर कर सकते हैं उनको देख के।
बहुत डिटेल में पढ़ा रखा है। अब देखते हैं, ये क्वेश्चन हो गए हमारे 15 क्वेश्चन टोटल जो मैथ्स के क्वेश्चन थे इस सेट के। अब हम इसमें जीके के क्वेश्चन देखेंगे। तो आज की क्लास में मैं इसके जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट इसके आंसर ही बताऊंगा आपको। जैसा कि पहला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? 7 अप्रैल। इसका आंसर हो जाएगा 7 अप्रैल। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन दूसरा जीके का, असहयोग आंदोलन किस वर्ष में गांधी जी द्वारा शुरू किया गया था? असहयोग आंदोलन किस वर्ष गांधी जी द्वारा शुरू किया गया था? तो इस क्वेश्चन से आप कई सारे वो सीख सकते हो भी। जैसे असहयोग आंदोलन किसने शुरू किया था? गांधी जी ने। अब पूछा कौन से सन में किया था, तो इसका सन हो जाएगा क्या? 1920 में गांधी जी ने इस आंदोलन को शुरू किया था, असहयोग आंदोलन को। तीसरा क्वेश्चन है, कयक निम्न में से किससे संबंधित है? कयक निम्न में से किससे संबंधित है? तो इसके जो 4 ऑप्शन दिए हैं, पहला है आदिवासी उपकरण, नाव, समुद्री जहाज, हथियार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नाव। कयक किससे संबंधित है? नाव से। 3 क्वेश्चन हो गए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? नासिक की अगर हम बात करें तो ये गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। गोदावरी नदी के तट पर स्थित। अगला क्वेश्चन है, भारत का एकमात्र जल प्रशिक्षण जहाज है। भारत का एकमात्र जल प्रशिक्षण जहाज है। तो इसका आंसर हो जाएगा INS तरंगिणी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी नदी अमेजन कहां से बहती है? विश्व की सबसे लंबी नदी अमेजन कहां बहती है? तो इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण अमेरिका। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, कौन सा दस्तावेज भारत की आधिकारिक भारत की आधिकारिक भाषाओं का विवरण रखता है? आधिकारिक भाषाओं का विवरण रखता है। तो इसका जो आंसर है वो है 8वां। कौन सा दस्तावेज? 8वां, जो कि आपने कॉन्स्टिट्यूशन संविधान में पढ़ा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुलंद दरवाजा कहां स्थित है? बुलंद दरवाजा कहां स्थित है? बुलंद दरवाजा कहां स्थित है? तो यह है फतेहपुर सीकरी में। फतेहपुर
सीकरी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? फतेहपुर सीकरी में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना में कमानों की संख्या कितनी है? भारतीय सेना में कमानों की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा 7। भारतीय सेना में जो कमानों की संख्या है वो कितनी है? 7 है। अगला क्वेश्चन है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय से ये तो हो गया, सऊदी अरब की मुद्रा क्या है? जो सऊदी अरब देश है, सऊदी अरब की मुद्रा क्या है? मुद्रा क्या है? तो सऊदी अरब की जो मुद्रा है वो है रियाल। रियाल। और आपको फ्रांस की जो मुद्रा है उसको आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। स्वतंत्र भारत की पहली महिला गवर्नर थी? स्वतंत्र भारत की पहली महिला गवर्नर थी? गवर्नर थी, कौन थी? तो स्वतंत्र भारत की जो पहली महिला गवर्नर थी वो थी सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू। अगला क्वेश्चन हम देखें। अगला क्वेश्चन है, गाइड पुस्तक के लेखक कौन है? क्वेश्चन नंबर 13वां, गाइड पुस्तक के लेखक कौन है? गाइड पुस्तक के लेखक कौन है? गाइड पुस्तक के अगर हम लेखक की बात करें तो यह है आर के नारायण। आर के नारायण। अब इसको याद रखने की अगर मैं एक ट्रिक बताऊं आपको, तो नारायण से हम बात करेंगे हमारे नारद जी, या फिर नारायण भगवान की बात कर लेते हैं। हमारे जो कृष्ण भगवान है जिनको नारायण के नाम से भी जाना जाता है, और उन्होंने गाइड, सबसे पहले गाइड उन्होंने किया, जो कि भगवत गीता के नाम से हम जानते हैं, जिन्होंने अर्जुन को गाइड किया था। तो वैसे यहाँ पे गाइड पुस्तक के जो लेखक है कौन हो गए? नारायण। तो ये आप कभी भूलोगे नहीं। और जीके को याद करने का ये बेस्ट तरीका है विजुअलाइजेशन करके, उसको किसी न किसी इमेज से या किसी से उसको कनेक्ट कर दो आप, जिसको कि आप पहले से जिसके बारे में थोड़ा जानते हो, तो आपको क्या है, परमानेंट आपकी मेमोरी में स्टोर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सशस्त्र बल का सर्वोच्च कमांडर कौन है? सशस्त्र बल का सर्वोच्च कमांडर कौन है? सशस्त्र बल का सर्वोच्च कमांडर कौन है? तो ये सभी को पता है, हमारी जो तीनों सेनाओं के प्रमुख हैं वो कौन है? राष्ट्रपति। तो वैसे सशस्त्र बल का सर्वोच्च कमांडर भी राष्ट्रपति हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट जीके का 15वां क्वेश्चन। पानीपत की पहली लड़ाई किनके बीच लड़ी थी? पानीपत, इतिहास का क्वेश्चन है। पानीपत की पहली लड़ाई किनके बीच लड़ी थी? किनके बीच लड़ी थी? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा बाबर और इब्राहिम लोदी। कौन कौन? बाबर और इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पहली लड़ाई लड़ी गई थी। ये हो गए हमारे 15 क्वेश्चन किसके? जीके के हो गए। अब 20 क्वेश्चन है साइंस के, वो और हम कर लेते हैं ताकि हमारा तीसरा सेट कंप्लीट हो जाए। तो इसी तरह से हमें हमारा कंप्लीट टारगेट पूरा करना है, 50 सेट करने हैं, और 50 सेट के प्रत्येक क्वेश्चन आपको याद होने चाहिए, और मैथ्स को रटना नहीं है, बिल्कुल समझना है उसको,
जीके में आपको याद करना ही पड़ेगा चीजों को, क्षण को, जैसे कि आपको उसको याद करना पड़ेगा। मलेरिया किसके कारण होता है, पहला क्वेश्चन है इसका, मलेरिया किसके कारण होता है, किसके कारण होता है। तो इसकी अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा इसका आंसर प्रोटोजोआ। तो याद रखना है मलेरिया प्रोटोजोआ के कारण होता है, प्रोटोजोआ। अगला क्वेश्चन है बांझ विरोधी विटामिन का नाम बताइए, बांझ विरोधी विटामिन का नाम बताइए। तो बांझ विरोधी विटामिन का नाम है विटामिन ई। क्या है, विटामिन ई। विटामिन ई जो है बांझ विरोधी विटामिन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कार्य बल और विस्थापन के बीच का संबंध बताइए, कार्य बल और विस्थापन के बीच का संबंध बताइए। अब देखो इसको कैसे देखेंगे, जो फिजिक्स का क्वेश्चन है ये, कार्य बराबर एक ये फार्मूला होता है, कार्य बराबर बल गुणित विस्थापन। अगर ये संकेत में लिखा मिले तो कार्य को हम वर्क W से डिनोट करते हैं, बल F फोर्स हो जाएगा, विस्थापन को S से डिनोट करते हैं। तो F क्या हो जाएगा, बल, ये कार्य बराबर बल गुणित विस्थापन। कार्य की अगर हम मात्रक की बात करें तो जूल होता है, और बल का अगर हम मात्रक की बात करें तो एसआई पद्धति में इसका न्यूटन हो जाएगा, और सीजीएस पद्धति में डाइन, इसका सीजीएस पद्धति में आर्ग होता है, और विस्थापन एक प्रकार की दूरी होती है जिसको हम मीटर से मापते हैं, तो इसका मात्रक मीटर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और ध्यान रखना इसमें जो कार्य है अदिश राशि है, बल और विस्थापन दोनों क्या है, सदिश राशियां है। फिजिक्स की भी मैं थ्योरी इसी चैनल पर कंप्लीट करवाने वाला हूं, जिससे कि आप फिजिक्स कंप्लीट पढ़ पाओगे मुझसे, जैसे, और अग्निवीर में उससे बाहर कुछ जाना नहीं। कौन सा रसायन पौधों से प्राप्त होता है, कौन सा रसायन पौधों से प्राप्त होता है। तो ये हो जाएगा कुनेन। कौन सा रसायन है, कुनेन। कुनेन जो है पौधों से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, सिस्मोग्राफ से क्या मापा जाता है, सिस्मोग्राफ से क्या मापा जाता है। तो सिस्मोग्राफ से मापा जाता है भूकंप की तीव्रता, भूकंप, इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन में भूकंप था। अगला क्वेश्चन है, इसमें से कौन एक अदिश राशि है, या फिर इनमें से कौन सी एक अदिश राशि है, अदिश राशि है। तो ऑप्शन है गति, बल, त्वरण, इनमें से कोई नहीं। तो जैसा कि आपको पता है जो गति है वो क्या है, एक अदिश राशि है, तो गति क्या हो जाएगी, अदिश राशि हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, कौन सी गैस सोडा को तैयार करने में प्रयोग की जाती है। क्वेश्चन क्या है, कौन सी गैस सोडा को तैयार करने में प्रयोग की जाती है। तो ये सभी को याद होनी चाहिए, जो सोडा की जो बाटल होती है, जैसे हम बात करें कोको कोला, थम्सअप की जो भी बाटल होती है, इनमें कौन सी गैस प्रयुक्त होती है, वो है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका फार्मूला होता है CO2। कौन सी गैस हो जाएगी वो, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है साइंस का, हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक है, हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक है, मुख्य घटक है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक है प्रोटीन, लोहा, मोटापा और विटामिन। तो क्या हो जाएगा, लोहा। लोहा जो है हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक है। अगला क्वेश्चन है, एक जीव की संरचना,
एक जीव की संरचना, एक जीव की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई को, कार्यात्मक इकाई को क्या कहा जाता है? तो ये हो जाएगा कोशिका। इसका आंसर क्या होगा? कोशिका। मानव शरीर में रक्त किसमें शुद्ध होता है? मानव शरीर में रक्त किसमें शुद्ध होता है? मानव शरीर में जो रक्त है वो किसमें शुद्ध होता है? तो ये हो जाएगा इसका आंसर गुर्दा में। गुर्दा में क्या होता है? जो रक्त होता है वो शुद्ध होता है। किन गैसों की उपस्थिति को, अगला क्वेश्चन जो है हमारा साइंस का ही है, टोटल 20 क्वेश्चन आते हैं साइंस के। किन गैसों की उपस्थिति के कारण, किन गैसों की उपस्थिति के कारण अम्ल वर्षा होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा NO2 एवं SO2। इन दो गैसों के कारण अम्ल वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक रंग है, प्राथमिक 3 रंग है जो कि याद रखना है सभी को। प्राथमिक रंग है तो कौन कौन से हैं? 3, लाल, नीला और हरा। ये 3 प्राथमिक रंग हैं। इनसे ही मिलके सारे रंग बनते हैं कॉम्बिनेशन से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा अंग कोशिका का विद्युत ग्रह कहलाता है? निम्न में से कौन सा अंग कोशिका का विद्युत ग्रह कहलाता है? निम्न में से कौन सा अंग कोशिका का विद्युत ग्रह कहलाता है? ऑप्शन है इसके, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम। इनमें से कोई नहीं। तो माइटोकॉन्ड्रिया इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया। जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये क्या कहलाता है? कोशिका का विद्युत ग्रह। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मानव शरीर के, अगला क्वेश्चन जो है, निम्न में से कौन मानव शरीर के समन्वय गतिविधियों को नियंत्रित करता है? गतिविधियों को नियंत्रित करता है। तो ये हो जाएगा क्या? हार्मोन्स। जो हार्मोन होते हैं मानव शरीर की समन्वय गतिविधियों को नियंत्रित करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हवा में कितने प्रतिशत कार्बन डाइऑक्साइड है? हवा में कितने प्रतिशत कार्बन डाइऑक्साइड है? कितने प्रतिशत CO2 है? तो ये है 0.04%। याद रखना है कितनी है? 0.04%। अगला क्वेश्चन है, मनुष्यों में गुणसूत्रों की कितनी संख्या होती है? मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? तो ये हो जाएगी कितनी? 46। अगला क्वेश्चन है,
मनुष्य में मांसपेशियों की संख्या कितनी है? मनुष्य में मांसपेशियों की संख्या कितनी है? मांसपेशियों की संख्या कितनी है? तो अगर इसमें हम मांसपेशियों की संख्या देखें तो कितनी है मनुष्य की? 639। इसका आंसर हो जाएगा कितनी? 639। किडनी की मौलिक इकाई क्या कहलाती है? किडनी की मौलिक इकाई क्या कहलाती है? मौलिक इकाई क्या कहलाती है? किडनी की जो मौलिक इकाई है वो क्या कहलाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा नेफ्रॉन। तो जो नेफ्रॉन है, ये संरचना देखी भी होगी आपने। नेफ्रॉन क्या कहलाती है? किडनी की मौलिक इकाई कहलाती है। कौन सा जीवाणु कौन सा जीवाणु कौन सा जीवाणु दूध को दही में परिवर्तित करता है? दूध को दही में परिवर्तित करता है। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस क्या हो जाएगा? लैक्टोबैसिलस। तो इस टाइप से हमने जो सेट था 50, ये तीसरा सेट जिसमें 50 क्वेश्चन थे, 15 मैथ्स के, 15 जीके के और 20 साइंस के, टोटल हमने क्वेश्चन कर लिए हैं। और इस तरह से हमारा ये तीसरा सेट समाप्त हो गया। कल की क्लास में हम चौथा सेट करेंगे। तो इस तरह से आप सिस्टमेटिक अपनी पढ़ाई को करते रहिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।